गुड मॉर्निंग जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस मुबारक महीने की बरकतें खूब समेट रहे होंगे। रमजान मुबारक में मसाजिद में मैंने देखा है कि रूटीन से ज्यादा रश होता है और इसलिए कोशिश करें कि SOPs पर अमल दरामद जरूर करें। बाजारों में, मार्केटों में और इर्द गिर्द रश वाली जगहों पर जाने से थोड़ा परहेज करें और गैर जरूरी तौर पर बाहर ना ही निकलें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसमें शिद्दत आ चुकी है और गुज़श्ता रोज इस हवाले से मुहलिक तरीन दिन था। तो जनाब, कल्चर या सकाफत किसी भी मुल्क और कौम की पहचान और कुव्वत होते हैं और जिन कौमों की सकाफत खत्म हो जाती है वो सफाई हस्ती से मिट जाती है और वो ही कौमें दुनिया में कामयाब होती हैं जो अपना कल्चर और अपनी तहजीब को जिंदा रखती हैं। ना सिर्फ जिंदा रखती हैं बल्कि इसकी आबियारी करती हैं। कल्चर या सकाफत किसी भी इलाके या कौम के लोगों की सोच की अक्कासी करता है। इलाके की आबो हवा, बोली जाने वाली जबानें, वहाँ पाए जाने वाले मज़ाहिब, जोग्राफिया और इसकी तारीख, रहन सहन, रस्म रिवाज, फन तामीर, रिवायात, लिबास और तर्ज हयात, हर चीज इस इलाके के कल्चर पर असर अंदाज होती है। दुनिया अगर एक गुलदस्ता है तो मुख्तलिफ अक़वाम के मुख्तलिफ कल्चर इस गुलदस्ते में पाए जाने वाले मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत फूलों की मानंद है। और सकाफत की इसी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में सकाफत का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। अपने सोने शहर लाहौर की बात की जाए तो इसके अपने ही सकाफती रंग हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल लाहौरी हैं जो ब्लॉगर भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से लाहौर को जानते भी हैं। तो आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आदिल, हम देख रहे हैं कि लाहौर दुनिया का 15वां बड़ा शहर समझा जाता है और जिसमें 450 के करीब तारीखी इमारत मौजूद हैं और लाहौर के खानों की अपनी बात है, लाहौर की सकाफत की अपनी बात है। तो क्या आपको लगता है जो हम तारीखी विरसे के हामिल शहर का वैसा ख्याल रख रहे हैं जिस तरह हमें रखना चाहिए? बिल्कुल जी। पिछले तकरीबन 10 सालों से लाहौर की जो हेरिटेज जो है उसकी शेप तब्दील हुई है बहुत Exactly. क्योंकि यूनेस्को बेसिकली एक इदारा है जो तारीखी इमारतों को डिक्लेयर करता है कि ये हेरिटेज साइट है और लाहौर के अंदर इस वक्त कमोबेश कौन सा है वो 30 ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ओके। अब गवर्नमेंट का ये बेसिकली ये होता है कि वो इन इदारों को साथ काम करके उन जगहों को मजीद रिस्टोर करें। पब्लिक के लिए डेफिनेटली वो प्लेसेस ओपन होती है तो वहाँ पे गाहे बगाहे उनको दोबारा रेनोवेशन के लिए या रिस्टोरेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये बात कदर हद तक दुरुस्त है कि लाहौर की जो अहमियत है उन हेरिटेज प्लेसेस की वजह से बहुत बड़ी है ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और ना सिर्फ उन जो प्लेसेस की अहमियत बड़ी है बल्कि उसके साथ साथ लाहौर का जो एक खास स्टेटस है वो भी डेवलप हुआ है। तो यूनेस्को ने भी डिक्लेयर किया है कि जो लाहौर है वो लिटरेचर सिटी भी जो है वो डिक्लेयर हो चुका हुआ है। और अगर पुरानी बात की जाए तो लाहौर को कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ का शहर भी कहा जाता है। इसी तरह लाहौर को बागों का शहर भी कहा गया। इसी तरह लाहौर को अगर हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर ना सिर्फ मुस्लिम हेरिटेज मिलेगा बल्कि आपको सिख हेरिटेज बिल्कुल आपको मिलेगा, आपको कॉलोनिकल हेरिटेज मिलेगा Exactly. और आपको हिंदू हेरिटेज भी मिलेगा। तो दिस वाज एक्चुअली द कॉस्मोपॉलिटन सिटी। आपको एक ही शहर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ रंगों के लोग और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग, जिनकी तमाम तर कंट्रीब्यूशन इस शहर को जो है वो मजीद तरक्की की तरफ जा रहा है और 4 चांद लगा रहे हैं और भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। लेकिन हमने देखा है आदिल कि लाहौर की तारीखी बिल्डिंग्स बहाली के लिए वर्ल्ड सिटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है और सब ने वो देखा है और उनके हम लोग इसके बहुत ज़्यादा मद्दाह भी हैं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जो माफिया है, ट्रेड माफिया और बाकी जो लोग हैं वो उन्हीं तारीखी इमारत को गिरा कर वहाँ पर गोदाम्स और स्टोर्स बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या हमें इस साइड पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए ज़्यादा? बिल्कुल जी, ये बहुत ज़रूरी अमल है। बल्कि पिछले तकरीबन 3 सालों के अंदर जिस बेदर्दी से पुरानी इमारतों को गिरा कर वहाँ प्लाजे रातों रात बनाए गए हैं और वॉल सिटी अथॉरिटी ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि वही तारीखी इमारत हमारी सकाफत का हिस्सा है। बिल्कुल जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक लाहौर की बहुत ही खूबसूरत हवेली थी जो लाहौरी गेट के अंदर मौजूद थी, जिसको रातों रात गिराया गया और गिराने के बाद वहाँ प्लाजा बनाने की सोची गई। डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स को इल्म होता है इन चीज़ों का, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अगर वो बर वक्त एक्शन ना लिया जाए और उसके बाद जब इमारत गिर जाती है तो वो दोबारा एक सकाफती इमारत नहीं बन सकती। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बेदर्दी से अभी भी ये अमल हो रहा है। डिपार्टमेंट्स जहाँ पर
मज़ीद तरक्की के लिए लाहौर के लिए कोशिश है, लेकिन इस अमल को भी रोकना जो उनसे बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाहौर अपनी अहमियत खो देगा। और आज जिस तरह सकाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है और अपनी सकाफ़त की जो मिटती हुई हमारी सकाफ़त है इसको उजागर करने के लिए, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, क्या लगता है आपको? वॉल सिटी की अगर बात की जाए अंदरून शहर की, तो हमारे पास वहाँ पर इतने ज़्यादा मोनूमेंट्स हैं कि अगर हम एक प्रॉपर उसके लिए कल्चर वॉक का इहतमाम करें या एक लोगों के लिए एक्सेस हो जाए, तो मेरे ख्याल से दिल्ली गेट के अलावा भी बेशुमार ऐसी जगहें हैं जहाँ पे है जो सकाफती तौर के ऊपर बहुत सी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। जैसे अंदरून शहर के अंदर मोस्टली पुरानी हवेलियाँ मौजूद हैं जिनके ऊपर काफ़ी बहाली का काम भी किया गया, बिल्कुल ऐसे लेकिन उसके साथ साथ अगर वहाँ पे एक्सेस ईजी हो जाए तो हम शायद उसकी अहमियत को दोबारा और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। दिल्ली गेट तक तो एक्सेस समझ आती है, लेकिन उससे आगे एक्सेस बहुत मुश्किल है। लोग अपनी कोशिश करते हैं कि हम जाएं जहां पे हमको इतना रश ना मिले, हम अपनी गाड़ी या बाइक जो है वो सेफ पार्क करें और इजी एक्सेस हो, लेकिन आजकल अंदरून शहर का हाल बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आदिल, जिस तरह हम लोगों ने गली सुरजन सिंह को देखा कि उसको रिस्टोर किया गया है, और उसी तरह और भी बहुत से अंदरून शहर के गोशे ऐसे जिनको रिस्टोर करना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको पता चले कि हम लोगों का सकाफत क्या है, हम लोगों की कल्चर क्या है। तो हमें क्या इस साइड पर नहीं जाना चाहिए जी। बहुत कम लोगों को शायद पता है कि गली सुरजन सिंह जोनसी है, वो 2012 में रिस्टोर हुई थी। अच्छा। और इसको 2012 में यूनेस्को ने सर्टिफिकेट जारी किया था। ठीक है। और इसको उजागर अब किया गया है बेसिकली, अच्छा, लाइट्स लगा के। ये पहली एक मॉडल स्ट्रीट थी वॉल सिटी के अंदर, जिसके तहत तमाम जो अंदरून शहर की गलियां उसको इस तरीके से रिस्टोर करना था। जो ड्रेन है उसका वो अंडरग्राउंड है, आपको तार कोई नहीं मिलेगी। और खास तौर के ऊपर ये वॉल सिटी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने लोगों को एजुकेट किया कि हम आपकी गली को जो उनसे वो रिस्टोर करें, आपका भी जिम्मेदारी है कि आप इस गली को साफ रखें। और लोगों ने भी उनके साथ ताउन किया है, तभी जाके ये चीजें बनी है। और इस तरह की बहुत सी बेतहाशा वहाँ पर हम लोगों को मिलती है, तारीखी इमारत मिलती हैं और हवेलियाँ इतनी खूबसूरत हमें नजर आती हैं, और वो भी मौजूद है, लेकिन उन पर काम होना भी बाकी है। ऐसा ही है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। लाहौर का एक बड़ा खूबसूरत इलाका वच्छोवली है। और वच्छोवली की अहमियत सबसे ज्यादा जो हिंदू हैं लाहौर के, वो वहाँ रहते थे पार्टीशन से पहले। ठीक है। तो वो जब गए थे तो वो अपनी हवेलियाँ, अपने कूचे वैसे ही छोड़ के चले गए थे। और उसके अंदर अभी भी अगर आप जाएं तो आपको एक वो एसेंस मिलेगा कि जैसे यहाँ पे अभी भी कोई जो छोड़ के गए मकीन वो यहाँ रहते हैं। उनके जो रहने का स्टाइल था, उनके जो छज्जे चुबारे थे वो वहीं पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शू मार्केट के लोग घुस चुके हैं। वो बहुत तेज़ी से वहाँ के जो पुराने मकानात हैं जो तकरीबन 150 साल 200 साल पुराने हैं, उनको गिरा के वहाँ प्लाजे बना रहे हैं। अब ये डिपार्टमेंट का काम है कि वो वहाँ एक्शन ले, उनको गिरने से बचाए, उसको रिस्टोर करे। इट विल टेक टाइम, लेकिन इस पे एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेना जरूरी है और चेक एंड बैलेंस का एक रखना होता है कि भाई हम लोगों की जो सकाफत है वो कहीं मिटती तो नहीं जा रही, और हम लोगों ने उसी को उजागर करना है। लेकिन आदिल, हमने देखा है अगर अंदरून लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर एक सफाई का बहुत ज़्यादा मसला है कि वहाँ पर हमें खाने पीने की अशिया भी बिकती हुई नज़र आती हैं, लेकिन साथ हमें कूड़े के ढेर भी नज़र आते हैं हर जगह, और सिवरेज का भी मसला वहाँ पर हमें नज़र आता है, बिजली का भी मसला वहाँ पर हमें नज़र आता है। तो जब गैर मुल्की वहाँ पर आते हैं देखने के लिए, तो हमारा इमेज ख़राब नहीं जाता उनके ऊपर? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। सबसे पहली बात ये कि लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। भाटी के लोग हैं या लोहारी के लोग हैं या शालमी के हैं, इनकी सोचों में फ़र्क है। अगर आप भाटी की गलियों में जाएं तो आपको आज भी जो शॉपर बैग है वो आपको ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर सच ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आपका कोई ट्रैश है आप उसको कई जगह फेंके या कोई कलेक्ट करने आए, तो वो गलियों के अंदर ही जो सफाई करने वाले आते हैं वो आवाज़ें तो नहीं लगाते, लेकिन लोग अपने शॉपर जोन से उन गलियों में फेंक देते हैं। अच्छा। तो ये बहुत देखने में मिलता है। अगर गवर्नमेंट जोन सी है वो कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम बना दे कि उनका ट्रैश जोन है वो एक बिन में चला जाए और वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। शहर के अंदर एक गूं गट्टे बड़े मशहूर हैं, और गूं गट्टा बेसिकली इसीलिए बनाया जाता था कि इलाके के जो लोग हैं वहाँ पे अपना ट्रैश फेंक दे और फिर वहाँ से जो मुतल्लिका महकमा है वो उस ट्रैश को उठा के शहर से बाहर ले जाए। ठीक है। वहाँ जाके उसको डंप कर दे। लेकिन वो रिवायत भी बहुत कम रह गई है, क्योंकि वो गूं गट्टा जो है वो शायद 1 या 2 या 3 जो गलियों के गंद उठा लेगा, लेकिन पूरे जो इलाके के गंद नहीं उठा सकता वो। बिल्कुल ऐसे तो ही है। लोगों की ये जिम्मेदारी खुद भी बनती है कि अगर वो उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए। ये सिर्फ एजुकेशन की कमी है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाएं कि यहाँ आपकी
गली मोहल्लों को देखने जब कोई टूरिस्ट आएगा तो अगर वो गन को देखेगा तो शायद वो डिसअपॉइंट होगा। एग्जैक्टली। और क्या आपसे ऐसी शिकायत करते हैं, क्योंकि आप तो टूरिस्ट के साथ ही होते हैं और आप उनको लाहौर पूरा दिखाते भी हैं, उनको बताते भी हैं हमारी सकाफत के बारे में, कभी ऐसी शिकायत आई उनकी? शिकायत तो दूर की बात, हमने तो एक्सपीरियंस कर लिया है 2-3 दफा। अच्छा। तो वो ऊपर से आया, ट्रैश ही आया शॉपर बैग के अंदर, वो बगैर खिड़की से ही आता है, उनसे देखते नहीं है कि वो कोई गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, तो वो उन्होंने फेंकना मोस्टली है। फिर सीवरेज का बहुत मसला है। अंदरून शहर के अंदर जो सीवरेज है बेसिकली वो अंडरग्राउंड है, और शहर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऊपर है। खासतौर पर जो भाटी का इलाका है वो टिब्बे पे पूरा इलाका मुहित था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीवरेज जो सा अगर उसके निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए तो जो बारिशें हों या कोई ड्रेन का प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। अच्छा। तो ज़रूरत तो है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन वही बात के तवज्जो जब तक नहीं होगी चीज़ें ठीक, तवज्जो जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो हमें इस चीज़ की तरफ आना चाहिए ताकि हमारे जो कल्चर है वो बहाल हो सके और इस तरह ही गैर मुल्की सयाह जो हैं वो हमारे पाकिस्तान को देखें, हमारे प्यारे लाहौर को देखें। तो आते हैं जब ये सयाह आते हैं गैर मुल्की सयाह, तो क्या डिमांड करते हैं ज़्यादा, कौन सी जगह उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पसंद करती है? अच्छा, जगह से ज़्यादा उनको जो सा है वो इलाके के लोग, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ। खास तौर पे जब हम उनको फॉरेनर्स को लेके निकलते हैं तो हम तो टांगा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उन्हीं के ऊपर ट्रेडिशनल ड्रेसेस और फिर इनको लाहौर के जो खाने हैं वो खिलाते हैं। लस्सी की वो डिमांड खास तौर पे करते हैं। लाहौर इतना फेमस हो चुका हुआ है कि कोई भी टूरिस्ट जहाँ पर आता है तो उनको खानों के पॉइंट्स का पता होता है। ठीक है। कि मैंने जो सा अगर कढ़ाई खानी है तो मैंने कहाँ से खानी है, पाए खाने हैं तो मैंने कहाँ से खाने हैं, लस्सी पीनी तो कहाँ से। अब मसला इस चीज़ का है कि जब वो फौरन वहाँ पहुँचता है तो उसको हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो वो जिस सोच में आ रहा होता है कि मैं इसको चखूंगा, इसको खाऊंगा, और बाद में खुदा न खास्ता अगर उसको स्टमक प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो वो लाहौर की बदनामी है। बिल्कुल ऐसे उन ही है। लोगों को भी चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे सयाह आपके पास आ रहा है तो बेसिकली वो आपकी प्रमोशन कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रख लें उनके सामने, एक कल्चर है खैर लाहौर के अंदर के, मतलब वो कहते हैं कि जी जो जायके हैं वो गलाजत से बनते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जितना गलीज उतना लजीज। तो जो जायके हैं वो गलाजत के साथ लाजम मलजूम है। अच्छा। लेकिन अगर आप थोड़ा ख्याल कर लें उसमें बिल्कुल तो शायद वो एक अच्छा एलिमेंट मेरे पास, और वो आपके लिए भी बेहतर है। अगर आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे, जरूरी नहीं है कि गैर मुल्की आ रहे हैं तो आप उन्हीं के लिए हाइजीन का ख्याल रखें, वो आप अपनी सेहत के लिए भी ख्याल रख सकते हैं। तो जिस तरह आदिल ये गैर मुल्की आते हैं, आप लोग जब उनको टूर करा रहे होते हो तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो कितने वेलकमिंग होते हैं? क्या उनको घर में वो लोग बुलाते हैं, मदू करते हैं कि आके हमें देखें हम लोग किस तरह रहते हैं? क्या छतों पर लेके जाते हैं कि आप नज़ारा करिए पूरे अंदरून शहर का? बिल्कुल जी, दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल। हाँ। लेकिन अब उनमें काफ़ी हद तक लोग शहर छोड़ के जा चुके हुए हैं। अच्छा। जो अब नए लोग आ रहे हैं शायद उनकी सोच में बहुत फ़र्क है। जो पुराने बसने वाले लोग हैं अभी भी जो शहर के अंदर हैं, अगर आप वो आपको पहचान जाएंगे कि आपका ताल्लुक इस शहर से नहीं है। अच्छा। आप फॉरेनर ना भी हों लेकिन वो पहचान जाएंगे कि अगर आप इस शहर से नहीं है, इस इलाके से नहीं है, तो वो आपको वेलकम करेंगे, पूछेंगे आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, आप बताएंगे उनको कि आप यहाँ आपका शहर देखने के लिए आए हुए हैं, तो वो फिर डेफिनेटली आपको अपने घरों में लेके जाते हैं। ये रवायत अभी भी बरकरार शहर के अंदर है। लोग बहुत मिलनसार है और लाहौर को तो वैसे ही जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे और ही है। सबसे पहले ये अल्फाज अदा किए थे ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। क्योंकि जब वो लाहौर आए थे तो उनको लाहौरियों ने, खासतौर पर मोची दरवाजे के जो लाहौरी थे, उन्होंने बड़ा वेलकम किया। एंड देन ही यूज्ड दिस टाइटल के लाहौर जिंदा दिलाने शहर का लोगों का शहर है। बिल्कुल ऐसे ही है और अभी तक ये मौजूद हैं, ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं। तो क्या अभी भी वैसे ही थड़ों पर लोग बैठते हैं, वैसे ही गुफ्तगू होती है, बाहर लोग बैठते हैं? हम लोग मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैंने तो ये देखा है कि औरतें भी थड़ों पर बैठ कर बातें कर रही होती थी, मर्द हजरात भी बैठ कर। अभी भी ऐसा होता है? बिल्कुल जी है, कई जो उनसे दरवाजों में मौजूद है। हाँ। और इसकी बेसिकली जो रीज़न ये होती थी कि वो जो थड़े वाले बाबे होते थे या लोग होते थे वो आपके इलाके के एक सिक्योरिटी का काम करते थे। हाँ। कि अंदरून शहर के अंदर खास तौर के ऊपर मैं मोची की अगर बात करूं और लोहारी की, तो वहाँ पे लोगों के जो घरों के दरवाजे हैं वो कभी बंद नहीं हुए। अच्छा। पिछले कई सालों से वो दरवाजे खुले हैं, मतलब रात है दिन है, चूँकि सोशल नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा लोगों की है कि वो रात देर तक बैठना थड़ों के ऊपर। लोहारी खास तौर के ऊपर आपको पूरे अंदरून में कहीं से खाना मिले ना मिले आपको लोहारी गेट में मिल जाएगा। ठीक है, आपको भी रोटी, बिरयानी, पुलाव सब कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। और हमारे शहर का यही तो जनाब कहना है कि हर कोई इसका दीवाना है। और आदिल लाहौरी हमारे साथ मौजूद है, ब्लॉगर हैं और बड़ी अच्छे तरीके से लाहौर को जानते हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और हम लाहौर की सकाफत के हवाले से बात कर रहे थे कि वो कुछ मिटती जा रही है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसको उजागर करने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है हमें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, अपने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात करते हैं मुल्क में राइज तालीमी निज़ाम के हवाले से। तो मुल्क में जब भी आला तालीम की बात की जाती है तो अक्सर लोगों का ये शिकवा होता है कि दुनिया की बेहतरीन 100 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी शुमार नहीं होती। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से दुनिया की बेहतरीन 100 जामियात में जगह बनाने का बेड़ा उठा लिया गया है। P15 मंसूबे के तहत वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने लाहौर की 2 बड़ी जामियात पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को ऑफर कर दिया। मंसूबे के तहत मुल्क की 15 बड़ी जामियात को आलमी दर्जा बंदी बेहतर करने और दुनिया की 100 बेहतरीन जामियात में शामिल होने का हदफ हासिल करने के लिए 5 साल में 50 अरब रुपए दिए जाएंगे। इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर हैं, यूईटी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर, दुनिया की 100 जो जामियात हैं उसमें शमूलियत के लिए हायर एजुकेशन ने यूईटी को भी पेशकश की है। हमें ये बताइएगा इस पेशकश के हवाले से कि और आप लोगों ने क्या इसको कबूल कर लिया है, इस पेशकश को? अच्छा, इसमें मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि ये HEC ने एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया था सारे पाकिस्तान की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को अबाउट एक हफ्ता पहले, और उसमें उनसे कहा गया था कि ये जो प्लान गवर्नमेंट बना रही है यूनिवर्सिटीज़ में एक्सीलेंस लाने के लिए और टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को लाने के लिए, उसमें फीडबैक दी जाए। फिर 12 तारीख को HEC ने ऑनलाइन एक कंसल्टेशन सेशन किया यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, रेक्टर्स वगैरह से। तो उसकी बेस ये प्लान फाइनलाइज किया, और अब ये होगा कि इस प्लान के तहत यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाएगा कि अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं और बजट बना के दें कि किस तरह आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च में और टीचिंग में एक्सेल करेगी और यूनिवर्सिटी की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आएगी। तो इसका प्रोसेस अभी होना है, ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आप लोगों ने इसको कबूल कर लिया है? मतलब अगर प्रोसेस पूरा हो जाता है तो क्या आप लोग इसमें इनपुट देंगे अपना? जी बिल्कुल जी, हम डेफिनेटली, हमारी कोशिश होगी पूरी कि हम इसमें सिलेक्ट हों और हम दिखाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी इंशाल्लाह कि यूटी लाहौर एक ऐसा इदारा है जिसमें बेहतरीन स्टूडेंट्स आते हैं, बेहतरीन असातिज़ा हैं। यहाँ पे हमारे रिसर्च लैब्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और वो हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इसको हम एक्सेप्ट करके तो आगे बढ़े इंशाल्लाह। अब बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इजाजत दें, अगर इजाजत दें तो इसमें ना 5 स्टेप्स होंगे जी। एक तो ये है कि प्री रेक्विजिट्स हैं कुछ के कोई भी यूनिवर्सिटी उसको ऑफर जिसको की जाएगी, ठीक है, उसके चंद प्री रेक्विजिट्स होंगे। मसलन के डबल एंट्री सिस्टम आपको होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च आउटपुट देखेगी गवर्नमेंट, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो देखेगी, टीचिंग फैकल्टी टू नॉन टीचिंग स्टाफ की रेशियो देखी जाएगी, VCs जो वाइस चांसलर्स हैं उनके टर्म्स और रेफरेंसेस देखे जाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखी जाएगी। ये प्री रेक्विजिट है, ठीक है। अगर इस पे कोई यूनिवर्सिटी पूरा आती है तो उसको फिर ऑफर किया जाएगा, जी आप प्लान अपना बना के दें, स्ट्रेटेजिक प्लान दें, अपना बजट बना के दें, और फिर वो जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी या जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो देखेंगे इन प्लान्स को, वो देखेंगे प्लान बनाया भी कैसे गया और आया इम्प्लीमेंटेबल है भी कि नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने इन प्लान पर तैयारी करना शुरू कर दी है? जी बिल्कुल जी, हम काफी देर से कर रहे हैं। हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है पब्लिक सेक्टर में शायद कहीं भी नहीं होगा, हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस पहले से शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। और हमारी रिसर्च आउटपुट भी कंसिस्टेंटली बेहतर हो रही है और बेहतर होगी इंशाल्लाह। हमने स्टेप्स लिए हैं कुछ। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो हमारी बहुत अच्छी है, जो HEC या हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्सपेक्ट करती है कि 20:1 हो, हमारी तकरीबन 14:1 है, तो बड़ी अच्छी रेशियो है। हमारी जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ टू टीचिंग स्टाफ रेशियो है, ये प्रॉबेबली पाकिस्तान में सबसे अच्छी, तो बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में ये रेशियो आएगी, ठीक है।
तो आई थिंक वी आर राइट ऑन द ट्रैक और हम बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और वी विल राइज टू द ओकेजन इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है और सर इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो यूईटी के तलबा हैं या पाकिस्तान की और भी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा हैं वो जब कहीं भी बाहर जाते हैं दुनिया में तो वो नाम रोशन करते हैं अपने इदारे का भी और पाकिस्तान का भी। लेकिन क्या वजह है कि हमारे इदारे जो है वो आलमी रैंकिंग में बहुत पीछे हैं? जी, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान में इन जनरल गवर्नमेंट भी देखती यही रही है कि जी बीइंग काउंटिंग करती रही है कि जी कितने पीएचडी टीचर्स हैं, कितने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, कितनी पब्लिकेशंस हो गई हैं, कितने प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। क्वालिटी पे बाय एंड लार्ज ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लान है कि इसमें फंडामेंटल जो बात है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इम्प्रूव किया जाए। और मैं यूईटी का आपको बता दूं, यूईटी कंसिस्टेंटली पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंटली इम्प्रूव कर रही है रैंकिंग में। बिल्कुल। मसलन हमारी जो क्यूएस रैंकिंग जो कि आम यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है उसमें यूईटी 4 साल पहले जो है वो टॉप 500 में आती थी 451 से 500 में। उसके बाद वो 401 से 450 तक आई। ठीक है। इस साल हमारी रैंकिंग पिछले 5 साल कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करके हम 376 नंबर पे हैं पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है। और हमारे 5 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि रैंक किए हैं दुनिया में। हमारी मसलन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है दुनिया में 51 से 100 के दरमियान जो यूनिवर्सिटीज आती है उनमें आती है। अच्छा। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 300 और 350 के दरमियान आती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल जो है 350 से 400 के दरमियान आती है। कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम हमारा रैंक्ड है। तो हमारी बड़ी अच्छी रैंकिंग हो रही है। पिछले 3 साल पहले हमारा कोई प्रोग्राम इंटरनेशनल रैंक नहीं था। इस साल हमारे 5 प्रोग्राम इंटरनेशनल रैंक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से सर कि इस दफा 5 जो हैं आप लोगों के वो इंटरनेशनल रैंक में आ रहे हैं। मुझे बताइए अब आप लोगों को अगले 5 साल में 50 अरब रुपए मिलेंगे तो उनसे आप उनको किस तरह यूटिलाइज करेंगे? क्या नए शोबाजात बनाए जाएंगे या जो ऑलरेडी मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा? देखिए अभी तो ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है कि किस यूनिवर्सिटीज को उन्होंने देना है। जैसे मैंने बताया कि ये आई थिंक वी स्टैंड अ वेरी गुड चांस, लेकिन ये अभी फैसला गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा। और वो स्ट्रेटेजिक और बजट प्लान बना के हम जब देंगे कि जी हम क्या करेंगे। ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त उन्होंने एज सच सिलेक्ट नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि हम ये देख के तो फैसला करेंगे और हर साल 2 से 3 यूनिवर्सिटियों को वो सिलेक्ट करेंगे और उनको देंगे 10 बिलियन पर ईयर। ओके। तो लेकिन हमारी जो रैंकिंग्स इंप्रूव हो रही हैं आई थिंक वी स्टैंड वेरी गुड चांस। बस मैं एशिया की रैंकिंग आपको बताऊं जी। एशिया में हम 3 साल पहले एशिया में 499 यूनिवर्सिटियां रैंक हुई थी। हमारा नंबर था 171 नंबर। अच्छा। और उसका मतलब ये था कि हम एशिया की 66% यूनिवर्सिटियों से बेहतर थे। पिछले साल उसमें रैंकिंग हुई 550 यूनिवर्सिटीज की। हमारी रैंकिंग फिर 171 थी और उसका मतलब ये था आम फहम में कि हम एशिया की 69% यूनिवर्सिटियों से बेहतर थे, यानी 66% से 69% पे हम आ गए। इस साल 650 यूनिवर्सिटीज रैंक हुई हैं एशिया में, यानी 100 ज्यादा रैंक हुई हैं। ठीक है। और उसमें हमारा 175वां नंबर है और इसका मतलब यह है कि हम अब 73% एशिया की यूनिवर्सिटियों से बेहतर हैं। तो हम कंसिस्टेंटली हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा गोल है कि हम इसको और आगे लेके जाएं और एशिया की हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इंशाल्लाह आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर मुझे बताइएगा हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर का बहुत ज्यादा फुकदान है, आपको क्या लगता है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए इसकी बुनियादी वजह रिसर्च दुनिया में किसी जगह भी बगैर पैसों की नहीं होती। आपने अगर पैसे आपके पास नहीं है, आपका पीएचडी फैकल्टी अगर एमआईटी से भी पीएचडी करके आया है, जॉर्जिया टेक से करके आया है, स्टैनफोर्ड से करके आया है, अगर उसके पास आइडियाज हैं रिसर्च के तो वो अकेला काम नहीं कर सकता। उसको स्टूडेंट्स चाहिए, पीएचडी स्टूडेंट्स, और अच्छे पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं
जब तक उनको फंडिंग नहीं दी जाएगी, उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे, उनकी फीस माफ कर दी ना जाए, उनको रहने के लिए पुरसकून ना किया जाए, वो आपके पास नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि पैसे हो। अब पब्लिक सेक्टर में मामला ये चल रहा है, ये तकरीबन सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, अच्छा, कि इनमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ओवरऑल रही है। ये किसी एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मसलन किसी यूनिवर्सिटी में पब्लिक सेक्टर में पेंशन फंड नहीं है, तो पेंशन जो है आपकी जो साल का बजट बनता है उसी में से आप दे देते हैं। तो आपकी जो सैलरीज और पेंशन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, बिजली हो गई, सुई गैस का इस्तेमाल हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें आप सारे खर्चे लगा लें तो बिलीव यू मी कि तकरीबन 95% आपके इसमें लग जाता है बजट आपका। तो रिसर्च के लिए बचता ही नहीं है। तो हमने ये किया है यूईटी में कि जितनी अपॉर्चुनिटीज नेशनली एचईसी के थ्रू या पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के थ्रू या इग्नाइट के थ्रू या दुनिया में किसी जगह रिसर्च फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तकरीबन हमने मैंडेटरी कर दिया है, लाजिम कर दिया फैकल्टी पे कि वो उनके लिए अप्लाई करें। और इसके नतीजे में हमें पिछले साल हमारी बहुत ज्यादा प्रपोजल, 350 के करीब प्रपोजल्स हमने लिखी। अगर उससे पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो वो शायद 100 भी नहीं थी। और हमें फंडिंग जो है तकरीबन 51 मिलियन की फंडिंग हमें मिली। इस साल फिर हम यही कर रहे हैं कि असातिज़ा हमारे इंटरनेशनल और लोकल फंडिंग के लिए अप्लाई करें और कंपेटिटिव प्रोसेस के थ्रू होके तो पैसे लें और उनको हम इजाज़त दें कि अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स रिसर्च असिस्टेंट्स हायर करें, पीएचडी स्टूडेंट्स हायर करें, उनको फंडिंग दें ताकि रिसर्च बेहतर हो सके। और अगर जहां जरूरत पड़ती है हम उनको टीचिंग में लोड उनका कम कर देते हैं ताकि अपनी रिसर्च पे काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मुझे लगता है जब तक हम लोग साइंस या टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे हम एज एन कौम तरक्की नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि बतौर कौम हमारे में साइंस पढ़ने का रुझान नहीं है, शौक नहीं है, या हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता? देखिए जी, रुझान जो है वो पहली जमात से शुरू होता है। वो आई थिंक यूनिवर्सिटीज, तो अगर आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में आके वो रुझान नहीं रहता तो वो एक आई थिंक ठीक बात नहीं। हमारी तालीम में अनफॉर्चुनेटली इतना ध्यान नहीं दिया गया। एज ए नेशन हमने कभी तालीम को प्रायोरिटी नहीं समझा। ये एक जो स्टेप ले रहे हैं P15, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। इससे पहले भी लिए गए हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी में स्पिल ओवर हो जाती है, फिर कॉलेज में हो जाती है, और बाय द टाइम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं तो उनका एक मिजाज बन चुका होता है। बिल्कुल, वो मिजाज है कि रट्टा लगा लें आप, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, कोई अननोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उनको तरीका नहीं बताया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता। तो आई थिंक वो अब अगर हम कोशिश करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में आए तो उनको क्रिटिकल थिंकिंग का एक मौका दिया जाए, उनको बताया जाए कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। और हमारी जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन है वो क्योंकि उसको गवर्न करते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल दुनिया की एक कंसोर्शियम है, 20 से ज्यादा मुल्कों का, उसको वाशिंगटन अकॉर्ड कहते हैं, जिसमें अमेरिका भी है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एडवांस कंट्री सारी हैं, हम भी उसके मेंबर बन गए हैं। अच्छा, तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के लिए खास स्टेप लिए गए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए खास स्टेप्स लेने हमारे लिए लाजिम है। इंडस्ट्री के साथ लिएज़ॉन करना, इंडस्ट्री के साथ सीधे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट से करवाना, ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या जो तालीमी निज़ाम है हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं है? मेरे नहीं ख्याल में रही है, कभी भी नहीं रही। अब देखें ना, मैं किसी मुल्क की बात नहीं करना चाहता, जो मुल्क हमारे से बाद आजाद हुए जी, और हमारा प्लान लेके, मतलब साउथ कोरिया, मुझे याद है जब मैं अभी स्कूल में थे तो वालिद साहब बताते थे कि हमारा जो प्लान था 5 ईयर प्लान 1950s में, वो साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, हमने अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, वो हमारे बड़े ब्राइट लोग हैं यहाँ पे, बड़े काबिल हैं, मेहनती हैं, लेकिन आई थिंक जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज बदल जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं हमारी, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में जाए तो कंसिस्टेंसी अगर रहे तो आई थिंक बहुत दूर जा सकते हैं। बस एक हमारा नेशन का एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें गवर्नमेंट चेंज भी हो गई तो कॉन्टिन्यूटी रही,
बिल्कुल, वो था न्यूक्लियर प्लान। आप देखें कि वो ऐसा प्लान था कि जो 60s में शुरू हुआ और 90s में आके पूरा हर गवर्नमेंट ने उसमें अपना हिस्सा डाला, कंटिन्यूटी की और उसमें हम कामयाब हुए। ठीक है। किसी तरह अगर तालीम के किसी प्लान को शुरू करें, अभी भी वक्त है। मसलन टेक्नोलॉजी में जो अब एडवांसमेंट हो रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी में हो रही है। बिल्कुल ऐसे और ही है। पंजाब गवर्नमेंट को मैं ये दाद देता हूँ, हमारे मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो है उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है कि हम नैनो डिवाइसेस, माइक्रो डिवाइसेस डिजाइन करें यहाँ पे, उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज हम दें ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स जो चिप डिजाइन है उनको सिखाया जाए चिप डिजाइन कैसे करते हैं, चिप्स को टेस्ट कैसे करते हैं, चिप्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, किन किन डिवाइसेस में अगर वो लगाई जाए तो उनको प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो मैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो राजा यासर हुमायूं साहब हैं, आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमें हमारा PC1 अप्रूव कर दिया है। इस साल और अगले साल 8 यूनिवर्सिटीज होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और हम यही चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे और जो तालीमी निज़ाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर सैयद मंसूर सरवर साहब थे, VC UET थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए। और यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात करते हैं मुहलिक वायरस के हवाले से जिसकी हौलनाकियां जारी है और दिन ब दिन कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गुज़श्ता रोज तीसरी लहर का मुहलिक तरीन दिन था जिसमें हालिया लहर के दौरान सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। सोने शहर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी कोरोना के बाइस अमवात का सिलसिला तेज हो चुका है। शहर में एक ही दिन में 38 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 1247 मरीज सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मुख्तलिफ बेड्स मजीद कम पड़ने लग गए हैं। अस्पतालों के वेंटिलेटर्स 86% तक भर गए हैं। ऑक्सीजन बेड्स की अगर बात की जाए तो 72% मरीज सांसें ले रहे हैं। लाहौर में होने वाले एहतजाज के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है और लाहौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, VC हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर हम जिस तरह देख रहे हैं लाहौर में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जो हुकूमत है वो लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। मुकम्मल लॉकडाउन के लिए अवाम जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रही। तो आपका क्या ख्याल है, क्या हाल है इसका, क्या करना चाहिए हमें? बहुत शुक्रिया जी। देखें दो वजूहात हैं। एक तो वायरस ने जो अपनी साख्त बदली और वायरस जो B117 की जो म्यूटेशंस या उसकी वेरिएशंस आई और जिसको हम साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन कहते हैं और वहाँ से UK गई और UK से लाहौर की, क्योंकि इर्द गिर्द लाहौर और लाहौर की बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो सेटल्ड हैं परमानेंटली UK में। हाँ जी, जो बिल्कुल माइग्रेशन कर गए हुए हैं। तो वो जाहिर है ये शादियों का सीज़न था और सब वो वापस आए और वो ये साथ वायरस ले आए। इसका तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते, वायरस को अपनी साख्त बदलने से तो नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि ये क्योंकि वायरस तकरीबन 100 गुना ज़्यादा हो गई आपको लगने की जो इसमें अहलियत थी वो बढ़ा ली इसने और बच्चों को भी लगनी शुरू हो गई, जाहिर है पहले है। और फिर इसकी जो वेरिलेंस है या इसका जो जहर है वो बढ़ गया। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि हमें उतनी ही एहतियात अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कर लेनी चाहिए थी लाहौरियों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाहौरिये शायद शादियों में और पुरहजूम जगह पे और जो अभी ये पिछले जो तमाशा हुआ 2-3 दिन से पूरे पाकिस्तान में और लाहौर में आपने देखा कि जत्थे के जत्थे खड़े हैं और गुत्थम गुत्था भी हो रहे हैं, हम एक दूसरे को मार भी रहे हैं, पुलिस को भी अनफॉर्चुनेटली मार रहे हैं। तो उसमें तो ज़ाहिर है ट्रांसमिशन बढ़नी ही थी। और ये देखें ये जब तक हम चाहे हुकूमत करती लॉकडाउन या नहीं करती, हुकूमत की भी ये मजबूरी है कि उसने मईशत भी देखनी है, मैं समझता हूँ। लेकिन दूसरा अगर वो कर भी लेगी तो इन हालात में जबकि हम अपने रोड्स नहीं क्लियर करा सके तो आपके ख्याल में ये वाली पुलिस
इम्प्लीमेंट करा पाएगी ये लॉकडाउन? बिल्कुल ऐसे ही है, और ख़ासकर जब ताजर बरादरी, ख़ासकर जब ट्रांसपोर्टर्स, इनकी इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा मैं समझता हूँ। तो प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है कि मैं, आप और तमाम लाहौर वाले हमारे बहन भाई अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, बजाय इसके कि अपनी जानों की कुर्बानी या लोगों की जानों की कुर्बानी लेने के। बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, आप किसी भी कल का दिन था, पहला रोज़ा था, आप किसी भी समोसे पकौड़े वालों से गुजरें, हजूम के हजूम खड़े लगा हुआ था, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। एब्सोल्युटली। तो फिर वी आर आस्किंग फॉर ट्रबल। अगर देखें, ये जो रमज़ान है, अल्लाह ताला करे खैरियत से गुजरे, ये हम पकौड़े समोसों दही वलों के बगैर गुजार लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो वो कौन सी कोई ऐसा मज़हब में लिखा है कि उनके बगैर रोज़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही है। और देखें, ये जो चीज़ें हैं ये वैसे भी आपके लिए मुज़र सेहत है, मोटापा भी बढ़ाएंगी, शुगर भी, ब्लड प्रेशर। और आजकल के ज़माने में अगर आपकी ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपकी शरह अमवात बढ़ जाएगी इस वायरस से। तो इसको एक तो आप, ये तो डबल बैरल है जो आपके अगेंस्ट चल रही है कि एक तो आप अपना वज़न भी और रोज़े के जो फ़वाइद हैं, जो रोज़े की रहमतें हैं, उनको अपना जहमत बना रहे हैं। और दूसरा ये, आप इसको ख़रीदने के लिए जो आप कर रहे हैं वो तो फिर आपको बीमारी लगनी है, आप तो खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये फिगर्स तो बढ़ने ही हैं। अनफॉर्चुनेट है कि ये रहमतों वाला महीना है, हमें एक दूसरे के लिए रहमतें बनना है, हमें एक दूसरे की आसानियां पैदा करना है, बजाय उनके लिए जहमत बनाएं और उनकी जान को खतरा डालें। तो इसलिए जब तक के लाहौरिये जो अपने आप को बहादुर समझते हैं, इस चीज़ को बेवकूफ़ी को बहादुरी समझते हैं कि हम मास्क नहीं पहनते या हमें नहीं फ़र्क पड़ता, गले भी मिल रहे होते हैं, कल भी मिलते रहे, आपके कैमरों ने दिखाया। और देखें, ये चीज़ें अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर चेंज नहीं लाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो ये वायरस आई नहीं और जाएगी भी नहीं। तो जब तक ये हम अपना चेंज नहीं लाएंगे एटीट्यूड्स में, अपनी सेक्रीफाइस का जज्बा नहीं लाएंगे, अपनी ख्वाहिशात को नहीं रोकेंगे, अब घर में सादगी से रमज़ान मना लें और यही रमज़ान की असल स्पिरिट है। ऐसे ही। और जो लोग आप बाहर लेने जा रहे हो समोसे पकौड़े, वो आप घर में अच्छे खासे बना सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी अपनी समझने की ज़रूरत है। सर, मुझे बताइए कि आप ये जो वैक्सीनेशन लग रही है इसकी रफ्तार से मुतमईन हैं? क्योंकि हुकूमत ने रवा साल 5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का इंदिया दिया था, तो आपको लगता है कि ये हदफ काफ़ी है? देखें, जो हमारा हदफ है जी, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है ये कोरोना की जिसमें हमें लोकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारी लाहौर, ऑल्दो लाहौर न्यूज़ पे बैठे हैं, लेकिन लाहौर की अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुल्क की भी नहीं होनी चाहिए, ग्लोबल अप्रोच होनी चाहिए, नेशनलिस्टिक भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये वबा समझने वाली चीज़ है पूरी दुनिया से नहीं ख़त्म होगी, कोई मुल्क भी सेफ नहीं रहेगा, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी है। तो इसलिए ये सबकी ज़रूरत है, और ज़रूरत ये है कि लाहौर में अगर हमारे 1.5-2 करोड़ का मुल्क है, शहर है, तो हमें फौरी तौर पे 75 से 80% लोगों को वैक्सीनेट करना है। और पाकिस्तान में ये हदफ है हमारा 16 करोड़ लोग। तो जिस स्पीड से हम लगे हुए हैं ये तो 9-10 साल का किस्सा है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको एस्केलेट करना है, फौरी तौर पे इसको बढ़ाना है, अपनी तमाम तवज्जो। देखें, ये जो रात हम गुजर रहे हैं, जो अभी अंधेरी रात है और बहुत खौफनाक रात है, और 16 महीनों पे मुहित है, जहाँ पे लाशों से भरी हुई लाश है, जहाँ पे 40 लाख लोग मर चुके हैं दुनिया में। अब इसकी आखिरी जो किरण हमें नज़र आ रही है उम्मीद की, वो एक इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सूरत में नज़र आ रही है, और इसका हमें जल्द से जल्द फ़ायदा हासिल करना है, अपने लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। क्योंकि वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं और ट्रांसमिशन रुक जाती है, लेकिन वो तब होता है जब आप 75% से ज़्यादा आबादी को कर चुके होते हैं, ऑलरेडी कर चुके हों। तो उसको डेफिनेटली एक्सेलेट करना चाहिए। और चाहिए ये कि देखें, ये अमीर मुल्कों ने एक कोवैक्स बनाई थी, ठीक है, और कोवैक्स उन्होंने बनाई थी गरीब मुल्कों को वैक्सीन देने के लिए। अभी तक उसकी कोई एक वैक्सीन भी नहीं आई, जो उन्होंने 2 करोड़ डोजेस का किया था। तो हमारी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक के साथ जो बाकी ममालिक में एम्बेसडर्स हैं उनको एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई लाइन नहीं सही।
आपको पता है पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगानी शुरू की, उनकी exactly. खत्म हो गई, हाँ वो और लोगों को लग गई इधर उधर कई अननेसेसरीली के साथ लग गई, बिल्कुल ऐसे तो ही है। फिर उसके बाद देखें हमें डिसिप्लिन करना है इस चीज को, और फिर उसके बाद जब अबव 60 का वो भी उसमें भी कमी की शिकार हो गए, एग्जैक्टली 50 वाले आए, चोरी भी होना शुरू हो गई सर, Absolutely. खराब होना शुरू हो तो गई। देखें ये तो इस वक्त ऐसा अमल है कि जिसको अगर नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी जानें जाएंगी। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए हमें इसको डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम के साथ हमें, क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि जिसकी वैक्सीन आई है उसी को लगे? हाँ। तो देखें फिर, और हम ये मुल्क न्यूक्लियर कंट्री हम अपने आप को कहते हैं, क्या हम इतना नहीं कर सकते, इतना छोटा सिस्टम नहीं बना सकते कि जिसकी वैक्सीन जिसके लिए आई है और जो लगवा भी रहा है वो भी ये सोचे कि वो चोरी की वैक्सीन से कैसे सेहतयाब होगा। बिल्कुल ऐसे ही, देखें प्रोटेक्ट उस वैक्सीन ने नहीं करना, अल्लाह ने करना है। बिल्कुल ऐसे अल्लाह ताला किस तरह उसमें बरकत डालेंगे उस वैक्सीन में। हमारा तो ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में, किसी वैक्सीन के इख्तियार में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैक्सीन एक आजमाइश होती है कि जिसके लिए आई है उसी को मिलनी चाहिए, ठीक है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से लगना चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जहाँ पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के बड़े प्राउडली कहते हैं कि एग्जैक्टली। तो ये इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं कर सकते? हम जिस तरह आपने बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब हम लोगों ने तैयार कर लिया, तो क्या हम वैक्सीन नहीं बना सकते? हमारे पास वसाइल नहीं है क्या, जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरों से? देखें बहुत ही आसान चीज़ है ये बनाना, और लेबोरेटरी स्केल पे, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये वैक्सीन नहीं, 17 फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स हमने बनाई हुई हैं, जिसमें गुर्दे लगने की दवाई है एरिथ्रोपोइटिन, जो 4000 रुपए की है, जिसको हम कहते हैं हम 300 रुपए की बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखें हमारा काम है रिसर्च करना लेबोरेटरी तक, हमारा काम फैक्ट्रीज लगाना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। फैक्ट्रीज लगाना एंटरप्रेन्योर्स का काम है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है इस वक्त। इंडिया नेक्स्ट डोर 350 प्लांट। सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि हमारे वो दुश्मन हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीन प्लांट सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में है, जो कि 35 लाख डोजेज डेली बना रहा है। उसके बाद अब चाइना चले जाएं, उसके पास 3500 प्लांट है। अभी तक हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल में अभी तक रीपैकेजिंग कर सके हैं कि दवाई बाहर से मंगवाई, उसको छोटे कंटेनर में लगाया तो लिख दिया मेड इन पाकिस्तान। इनफैक्ट हम वो भी दवाई नहीं बना रहे, बेसिक रॉ मटेरियल भी हम यहाँ नहीं बना रहे। तो देखें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना रॉ मटेरियल भी बचाने के लिए प्रमोट करे। जाहिर है गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री नहीं लगानी, लेकिन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से बेइंतहा दफा उनको बुला के UHS में बात की है कि हमने जो लैब पे बनाई है उसी को आगे कर दो। तो वो मुझे 4 सफ़ों का एक बरंदा दे देते हैं कि इनका सवाल दें, जवाब दें, और वो ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड सवाल हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, हमें बंद तो नहीं किया जाएगा। ये तो गवर्नमेंट को एंगेज करने की चीज़ है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाए, एंगेज करे एट हाईएस्ट लेवल, उनको कॉन्फिडेंस दे। आई एम श्योर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। वो पकौड़ों की नई नई दुकानें बना लेते हैं, समोसे बड़े तरह तरह के बना लेते हैं। तो ये तो बनी हुई चीज है जिसको अपस्केल करना है, प्रमोट करना है, आप लोगों ने लेके आना है, और वो सिर्फ हमारे लिए ही है, हमारी जानें ही बचाएंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस साइड पर जाना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को जो हर निजी अस्पताल को प्राइवेट वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दे देनी चाहिए, ताकि कीमतन ही सही लेकिन लोगों के पास एक ऑप्शन तो मौजूद हो ना कि वो खुद लगवा सकते हैं वैक्सीन? देखें हुकूमत को जो कर रही है और करना भी ऐसा ही चाहिए कि उनको पहले निजी हॉस्पिटल को देखना चाहिए क्या उनके पास कोल्ड चेन है। देखें ये जो वैक्सीन हैं ये सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको 2 to 8 पे, या अगर मैसेंजर RNA आएगी तो -68 पे। तो क्या इन हॉस्पिटल्स में वो कोल्ड चेन मौजूद है? ठीक है। क्या इन हॉस्पिटल में तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है? क्या इन हॉस्पिटल में एक कमरा 2 कमरों में अगर 100 बंदा लगवाने आ जाएगा तो वो तो वहीं से फैल जाएगी। ये सारी चीजें देखनी चाहिए और फिर इजाजत देनी चाहिए। लेकिन इजाजत देखें, इजाजत का मसला नहीं है इस वक्त। आपको समझने की चीज ये है कि इजाजत तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पे। कैंसाइनो जिसका हमने खुद ट्रायल किया था 18,000 का, उनके डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। AJ फार्मा, स्पुतनिक के मौजूद हैं, अली गौहर, इस तरह मुख्तलिफ एस्ट्राजेनेका के भी मौजूद हैं। लेकिन इशू ये है कि पीछे से सप्लाई लाइन नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरजीहात में ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को सप्लाई करें। इसीलिए मैंने कहा कि एक चीज़ आजकल हम टर्म यूज़ करें, वैक्सीन डिप्लोमेसी।
ठीक है। वैक्सीन डिप्लोमेसी को जो आपके इतने एम्बेसडर्स बैठे हैं, जो करोड़ों डॉलर्स हम उनको दे रहे हैं, एग्जैक्टली। हमने मेरा ख्याल है लंदन में जो है किसी बकिंगम पैलेस से बड़ी हमारी एम्बेसी है, हाँ। तो वाई नॉट कि वो एस्ट्राजेनेका जाहिर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक इजाद है, बिल्कुल, कि वो इंगेज क्यों नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ लगती कि अगर वो इंगेज होंगे, अगर डायलॉग में जाएंगे, हम दूसरे डायलॉग्स करते हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग जो डायलॉग है जिसकी इस वक्त हमारे पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें हम इनको इंगेज करें। तो देखिए मुझे तो नहीं देंगे वो, मुझे क्यों फाइजर या मॉडर्ना या हुकूमत को ही देंगे, एग्जैक्टली। हुकूमत ये डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवली जिसको हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं ये करनी पड़ेगी। हर मुल्क कर रहा है अपने, बल्कि हम बहुत लेट हैं। लोगों ने तो जब ये इजाद हुई भी नहीं तो उन्होंने इनकी बुकिंग करा दी थी, और इसलिए वो अपने मुल्क को, अब देखें यूके में क्या हुआ, उन्होंने 60% अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया, जिसकी वजह से उनके केसेस कम नहीं बहुत कम हो गए और प्लेटू हो गए। और ये वो नहीं कम हुए जो अप्स एंड डाउन, जो वेव्स जो आप कहते हैं, ये परमानेंट कम हुए, ये ट्रांसमिशन खत्म हुई। अब यूके को ये करना है कि बाहर से लोग ना आए दोबारा लेके, एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए उन्होंने कोवैक्स बना दिया कि जो बाहर से आए उनको भी लगी हो। एग्जैक्टली। तो कोवैक्स का भी हम फायदा नहीं हासिल कर सके। कोवैक्स बना ही गरीब मुल्कों के लिए है, और अमीर मुल्कों ने वहाँ वैक्सीन पाक की, और हमें उन्होंने 2 करोड़ के करीब डोजेस प्रॉमिस की हुई हैं, वो उन्होंने कहीं और डाइवर्ट कर दी। तो ये तो देखें सारी डिप्लोमेटिक इस वक्त तमाम एफर्ट्स इस तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और हम कब तक ये यूं ही देखते रहेंगे कि कोई हमें तोहफे में दे दे या कोई हमें खैरात में दे दे तो हम यहाँ पर आके यूज करेंगे और लोगों की जानें बचाएंगे? हमें खुद भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए ही सोचना चाहिए। सर, एक ये भी मसला आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग कहते हैं कि एहतियात का दामन हम लोगों ने छोड़ देना है, शायद हम लोग मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट हो गए हैं। तो क्या कोई ऐसी वैक्सीन 100% है, इफेक्टिव है जो? देखें, एक तो मैं आपके जरिए ये कहूँगा कि हमारे लाहौर के लोग जो इस वक्त जिनको नहीं वैक्सीन लगी, तो यहाँ 18 साल से ऊपर हैं और यहाँ वो क्वालिफाई नहीं किए सरकारी वैक्सीन के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या हमारे इधर 13 सेंटर्स हैं, वहाँ चले जाएं। वहाँ तो हम फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, चाहे ट्रायल में लगा रहे हैं, और दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन लगा रहे हैं, ZF 2001। तो एक तो उनको फौरी तौर पे ये सोचना ही नहीं चाहिए, ना लगने से तो बहुत बेहतर है कि वो ये लगाएं। हमने गवर्नर साहब ने, सरवर साहब ने, आर्मी वालों ने, सब ने यही लगवाई हुई है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वेल प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है। जो हमने कैंसाइनो का पहले ट्रायल किया था। जी, बिल्कुल। तो इसलिए, और ये नहीं समझें, देखें एक समझने वाली चीज़ है कि उसमें जो हमने कैंसाइनो लगाई थी, उसके जब ट्रायल के अब रिजल्ट आ गए, हमारे 18,000 लोगों को हमने लगाई थी, वो ये आए कि 100% उसने प्रोटेक्ट किया आपको वैक्सीन लगने के 1.5 माह के बाद सीरियस डिजीज से। यानी कि आपको ये नहीं कि बीमारी लगी नहीं लगी, लेकिन वो आप सीरियस नहीं हुए, आपकी डेथ नहीं हुई, आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ा। तो ये बहुत अच्छी एक अल्लाह ने आप उसमें एक अहलियत डाली वायरस में। 75% उसने प्रोटेक्ट किया फ्रॉम डिजीज ऑल टुगेदर। तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, और ना कोई वैक्सीन क्लेम कर सकती है दुनिया में, महंगी से महंगी वैक्सीन भी, कि वो 100% इफेक्टिव है। वैक्सीन की इफेक्टिविटी 75% से लेकर 92% के करीब रहती है। तो और मैं ये समझ रहा हूँ कि वो भी जब आती है इफेक्टिविटी, वो भी कोई एक 2 डोज हैं, तो दूसरी डोज के 1 महीने के बाद आएगी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद भी, महीने के बाद भी आपको मास्क के 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है। आपको हैंड हाइजीन रखनी चाहिए, और फिर ये पुरहजूम जगह पे रहेंगे। और फिर तीसरा ये कि ये वायरस म्यूटेट कर रही है, अगर आपकी वैक्सीन नहीं कवर कर रही तो फिर भी आपको लगेगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए देखें, अब ये भूल जाएं कि आप इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करेंगे, कि आप इसको बहादुरी की अलामत बनाएंगे। बिल्कुल। ये आपको कम से कम लाहौर में और पाकिस्तान में 4-5 साल के लिए ये अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली रखनी पड़ेगी। न्यू नॉर्मल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल में या तो अल्लाह ताला मुआवजा कर दें, वो अल्लाह की रमज़ान है, किसी की भी दवा लग सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज साइंस के हिसाब से और जिस स्पीड पे हम लगे हुए हैं, जिस तरीके से हमारे बिहेवियर हैं, ये 7 से 8 साल कहीं नहीं गए। 7 से 8 साल हमें, अगर हमारे रवैये तब्दील नहीं हुए तो हम इसी बीमारी के साथ, इसी वबा के साथ जा सकते हैं। और सर, मुझे जाते और मैं यहाँ बता दूं कि 7 से 8 साल अगर हम जिंदा रहे, देखें इस वक्त इस बीमारी से मरना एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। बिल्कुल। क्योंकि ये अंधेरी रात खत्म होने वाली है। वैक्सीन आ चुकी हैं,
उसके भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए मुझे और आपको और आपके देखने सुनने वालों को जिंदा रहना ज़रूरी होगा। डेड बॉडी को कोई नहीं लगाएगा। इस वक्त बहुत अफसोस होगा कि बिल्कुल आप करीब आके एंड ऑफ द पेंडेमिक के डेथ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए यही चाहिए हमें कि हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया BC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, और हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से कि वो जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है उसको मैं, आप, हम ही रोक सकते हैं। वैक्सीन आपने लगवानी है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है। SOPs पर खास तौर पर ख्याल रखना है। खुदारा हुकूमत अपने काम कर रही है, लेकिन हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।